नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर आपका पसंदीदा एग्री ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं कृषि निर्यात, खाद्य सुरक्षा और ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी सबसे अहम और प्रभावशाली खबरें। आज के इस विशेष टॉप 10 एडिशन में हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में हाइब्रिड धान की तेज रफ्तार से बढ़ती हिस्सेदारी की, वैश्विक स्तर पर चावल खेती से बढ़ते उत्सर्जन पर नई रिपोर्ट की, पाकिस्तान की संशोधित राइस एक्सपोर्ट रिबेट नीति और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर का अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर डालेंगे प्रकाश। इसके साथ होगी जीआई उत्पादों के निर्यात की चुनौतियों की और इसके अलावा हम बात करेंगे स्मार्ट फार्मिंग मॉडल, एमएसएमई निर्यात सुविधा केंद्र, ऑर्गेनिक उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग, प्राकृतिक खेती अभियान और भूटान की कृषि रणनीति 2025 को समझेंगे सरल शब्दों में। यानी आज का पूरा कार्यक्रम रहेगा नीति, तकनीक, निर्यात, जलवायु और किसानों की मजबूती पर केंद्रित। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां धान उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले 5 वर्षों में बांग्लादेश में हाइब्रिड धान की खेती का दायरा लगभग 2 गुना हो गया है। जहां 5 साल पहले कुल धान क्षेत्र का लगभग 8% हिस्सा ही हाइब्रिड किस्मों के तहत था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 15% तक पहुंच गया है। यह आंकड़े बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए हैं। सिर्फ खेती का रकबा ही नहीं बढ़ा है, बल्कि कुल उत्पादन में भी हाइब्रिड धान की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय उछाल आया है। अब देश के कुल चावल उत्पादन का लगभग 19% हिस्सा हाइब्रिड किस्मों से आ रहा है। यह दिखाता है कि किसान पारंपरिक और इनब्रेड किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड किस्मों को तेजी से अपना रहे हैं। विशेष रूप से पतले दाने वाली, कम चिपचिपी और उपभोक्ता पसंद के अनुरूप विकसित की गई नई हाइब्रिड किस्मों ने किसानों और बाजार दोनों का विश्वास जीता है। इन किस्मों की बेहतर अनुकूलन क्षमता और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में प्रदर्शन ने भी इनके विस्तार को गति दी है। बांग्लादेश के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां किसान अधिक उत्पादन, बेहतर बाजार मूल्य और जोखिम कम करने के उद्देश्य से हाइब्रिड तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं। यह रुझान सिर्फ उत्पादन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ और कृषि आधुनिकीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में हाइब्रिड धान की हिस्सेदारी और कितनी तेज़ी से बढ़ती है और इसका क्षेत्रीय चावल व्यापार पर क्या असर पड़ता है। अब बात करते हैं एक ऐसी वैश्विक रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक नए वैश्विक विश्लेषण के अनुसार धान की खेती, विशेष रूप से पानी से भरे रहने वाले धान के खेत, कृषि क्षेत्र से होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बनकर सामने आए हैं। यह खुलासा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए एक विस्तृत वैश्विक उत्सर्जन मानचित्र में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर की फसल भूमि से होने वाले कुल उत्सर्जन का लगभग 43% हिस्सा केवल धान की खेती से आया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वैश्विक कृषि उत्सर्जन में चावल उत्पादन की भूमिका कितनी बड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण है धान के खेतों का लंबे समय तक पानी में डूबे रहना। जब खेत जलभराव की स्थिति में रहते हैं तो मिट्टी के भीतर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जैविक पदार्थों के विघटन से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक तापीय प्रभाव डालती है। इसके अलावा सुखाए गए पीट वाली मिट्टियों से भी अतिरिक्त उत्सर्जन होता है। भारी मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड जैसी अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव धान की खेती को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय बना देता है। हालांकि इस अध्ययन की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शोधकर्ता इसे केवल समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि बेहतर जल प्रबंधन, वैकल्पिक सिंचाई पद्धतियों, उन्नत किस्मों और संतुलित उर्वरक उपयोग के माध्यम से उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और वह भी बिना खाद्य उत्पादन घटाए। यह रिपोर्ट वैश्विक नीति निर्माताओं,
कृषि वैज्ञानिकों और चावल उत्पादक देशों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि यदि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो धान उत्पादन प्रणाली में टिकाऊ सुधार लाना अनिवार्य होगा। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक देश इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां चावल निर्यात को लेकर सरकार ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपने ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन फॉर एक्सपोर्ट यानी DLTL स्कीम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सबसे अहम बदलाव यह है कि सरकार ने $1275 प्रति टन की मूल्य सीमा प्राइस कैप को हटा दिया है और इसकी जगह चावल निर्यातकों के लिए निश्चित रिबेट दरें तय कर दी हैं। यह संशोधित व्यवस्था 23 जनवरी से पूर्व प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू की गई है। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद किए गए निर्यात पर नई रिबेट संरचना लागू होगी। सरकार ने इस संशोधित योजना के तहत लगभग 15 अरब पाकिस्तानी रुपये की सब्सिडी आवंटित की है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाकिस्तान के चावल की कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, खासतौर पर सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्यों में अपनी पकड़ मजबूत करना इस योजना का अहम हिस्सा है। हालांकि इस फैसले को लेकर उद्योग जगत में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। कुछ निर्यातकों का मानना है कि प्राइस कैप हटने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उच्च मूल्य वाले सौदों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कई स्टेक होल्डर्स ने चिंता जताई है कि यह बदलाव ओवर इनवाइसिंग यानी कृत्रिम रूप से अधिक मूल्य दिखाने को बढ़ावा दे सकता है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम निर्यातकों को आशंका है कि नई व्यवस्था बड़े खिलाड़ियों को अधिक लाभ पहुंचा सकती है, जबकि सीमित संसाधनों वाले निर्यातक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी बासमती को पहले से ही भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह नई रिबेट नीति वास्तव में निर्यात में ठोस वृद्धि ला पाती है या बाजार में नई चुनौतियां पैदा करती है। स्पष्ट है कि वैश्विक चावल व्यापार में प्रतिस्पर्धा अब और तीव्र होती जा रही है और नीतिगत बदलाव इसका बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर की एक अहम खबर की। मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक, जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकाई है, अब अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और अन्य EV उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार देने की दिशा में सक्रिय हो गई है। कंपनी अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। इन बाजारों में किफ़ायती, कम मेंटेनेंस और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक अपनी वैश्विक रणनीति तैयार कर रही है। कंपनी ने पहले ही नेपाल को निर्यात शुरू कर दिया है और अब अन्य संभावित देशों में विस्तार की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रही है। यह कदम उसके व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष कंपनी कई नए उत्पाद लॉन्च करने की भी योजना बना रही है। इन लॉन्च के जरिए मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक न केवल अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करेगी, बल्कि राजस्व वृद्धि और ब्रांड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूत करने का प्रयास करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट विकासशील देशों में खास तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जहां शहरी परिवहन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की मांग लगातार बढ़ रही है। स्पष्ट है कि भारतीय EV कंपनियां अब घरेलू बाजार से आगे बढ़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाने की दिशा में कदम तेज कर रही हैं। अब देखना होगा कि मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक अपने इस वैश्विक विस्तार अभियान में कितनी तेजी से सफलता हासिल कर पाती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पारंपरिक और GI टैग वाले खाद्य उत्पादों की, जिनकी वैश्विक पहचान तो है, लेकिन निर्यात के रास्ते में एक बड़ी बाधा खड़ी है: कम शेल्फ लाइफ। अधिकारियों के अनुसार वेस्ट बंगाल के कई लोकप्रिय GI टैग वाले उत्पादों का सीमित भंडारण काल उनके अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को प्रभावित कर रहा है। खासतौर पर जोयना गोरर, मोआ, मिहिदाना और रसगुल्ला जैसे उत्पादों की शेल्फ लाइफ मात्र 7 से 8 दिन होती है। इतनी कम अवधि के कारण इन मिठाइयों को विदेशों में बड़े पैमाने पर भेजना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जबकि मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में इनकी अच्छी मांग बताई जाती है। लॉजिस्टिक्स, तापमान नियंत्रण और ट्रांजिट समय जैसे कारक भी इस चुनौती को और जटिल बना देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पैकेजिंग और संरक्षण तकनीकों में सुधार किया जाए, जैसे उन्नत वैक्यूम पैकिंग,
मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग और बेहतर कोल्ड चेन व्यवस्था, तो इन उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। हालांकि बंगाल के कुछ अन्य जीआई उत्पाद वैश्विक बाजार में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग टी और गोविंद भोग राइस लगातार अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। इससे साफ है कि जहां गुणवत्ता और पहचान की कमी नहीं है, वहीं तकनीक और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, ताकि बंगाल के पारंपरिक स्वाद को वैश्विक बाजार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। अब सवाल यह है, क्या आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड चेन निवेश के जरिए इन प्रसिद्ध बंगाली मिठाइयों को भी अंतर्राष्ट्रीय शेल्फ तक पहुंचाया जा सकेगा? अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी उत्पादन के क्षेत्र में हो रहे एक तकनीकी बदलाव की, जहां साउथ कोरिया का स्ट्रॉबेरी सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। दक्षिण कोरिया में स्ट्रॉबेरी उद्योग तेजी से स्मार्ट फार्म टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है, ताकि बढ़ती घरेलू और निर्यात मांग को पूरी किया जा सके। हाल के वर्षों में स्ट्रॉबेरी ने निर्यात मूल्य के मामले में रिकॉर्ड बनाया है और देश के प्रमुख सुपरमार्केट्स में खुदरा फल बिक्री में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादक अब उन्नत ग्रीन हाउस सिस्टम, स्वचालित सिंचाई, नियंत्रित तापमान प्रबंधन और डेटा आधारित खेती तकनीकों को अपना रहे हैं। स्मार्ट सेंसर ऑटोमेशन के माध्यम से पौधों की वृद्धि, नमी, पोषक तत्व और प्रकाश व्यवस्था को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। इन तकनीकों के उपयोग से न केवल उत्पादकता बढ़ी है, बल्कि फलों की गुणवत्ता, आकार और शेल्फ लाइफ में भी सुधार हुआ है। इससे घरेलू बाजार में प्रीमियम मूल्य मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट फार्मिंग मॉडल छोटे भौगोलिक क्षेत्र वाले देशों के लिए बड़े उपयोगी साबित हो रहे हैं, जहां भूमि सीमित है लेकिन तकनीकी के जरिए अधिक उत्पादन संभव है। दक्षिण कोरिया का यह मॉडल यह संकेत देता है कि भविष्य की कृषि केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक आधारित दक्षता, गुणवत्ता और निर्यात उन्मुख रणनीति पर भी आधारित होगी। अब देखना होगा कि क्या अन्य फल उत्पादक देश भी इस स्मार्ट फार्म तकनीक को तेजी से अपनाते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की। पणजी और गोवा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह नया केंद्र निर्यात दस्तावेजीकरण, वैश्विक बाजारों तक पहुंच की जानकारी, नियामकीय अनुपालन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हैंड होल्डिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। अक्सर छोटे और मध्यम उद्यम जटिल प्रक्रियाओं, कस्टम नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी के अभाव में निर्यात अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। यह केंद्र उन बाधाओं को कम करने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से गोवा के स्थानीय उत्पाद जिनमें कृषि, समुद्री उत्पाद, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल हैं, अब अधिक संगठित और पेशेवर तरीके से विदेशी बाजारों तक पहुंच बना सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर यह पहल गोवा के एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक व्यापार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कदम लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को मजबूत करता है और संकेत देता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि यह एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर गोवा के उद्यमियों के लिए कितने नए वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत से आई एक महत्वपूर्ण और गर्व की खबर की। मेघालय ने पहली बार जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिक फूड और एग्री ट्रेड फेयर में भाग लेकर वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह कदम राज्य के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इस प्रतिष्ठित मेले में मेघालय ने अपने विभिन्न जैविक कृषि उत्पादों को प्रदर्शित किया, जिनमें मसाले, फल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अन्य ऑर्गेनिक उत्पाद शामिल हैं। राज्य लंबे समय से प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती के लिए जाना जाता है और अब उसी पहचान को वैश्विक ब्रांड में बदलने की कोशिश की जा रही है। इस भागीदारी का मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनिक निर्यात को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित करना और मेघालय को उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उत्पादों के विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करना।
विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप जैसे बाजारों में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मेघालय जैसे राज्य जहां प्राकृतिक खेती की परंपरा मजबूत है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह पहल केवल व्यापारिक अवसर नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, स्थानीय उत्पादों को ब्रांड पहचान देने और पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक कृषि मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है। अब देखना होगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली प्रतिक्रिया मेघालय के ऑर्गेनिक निर्यात को किस स्तर तक ले जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि पहल की, जिसका फोकस है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के जिलों में व्यापक स्तर पर नेचुरल फार्मिंग अभियान शुरू किया है। यह क्षेत्र लंबे समय से सूखा प्रभावित रहा है, जहां किसानों को कम वर्षा, मिट्टी की गिरती उर्वरता और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और किसानों की इनपुट लागत घटाना है। प्राकृतिक खेती मॉडल में जैविक तत्वों पर आधारित पोषण एवं कीट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय किसान पर्यावरण अनुकूल खेती पद्धतियों को अपनाएं, जिससे उत्पादन क्षमता बनी रहे और कृषि अधिक टिकाऊ बने। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता शिविरों और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित ढंग से लागू किया गया तो इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि जल संरक्षण और दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी। बुंदेलखंड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और किसानों की आय में स्थिरता लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि यह प्राकृतिक खेती अभियान जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है और कितने किसान इस मॉडल को अपनाते हैं। अब बात करते हैं हिमालयी देश भूटान की, जहां वर्ष 2025 को कृषि क्षेत्र के लिए एक निर्णायक वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ने कृषि विकास, उत्पादकता वृद्धि और किसानों की मजबूती यानी फार्मर रेजिलियंस को प्राथमिकता देते हुए कई लक्षित रणनीतियों पर काम तेज कर दिया है। सरकार का फोकस 3 प्रमुख स्तंभों पर है। पहला, कृषि वृद्धि को गति देना, दूसरा, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना और तीसरा, किसानों को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति अधिक सक्षम बनाना। इसके तहत टिकाऊ खेती पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो और दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहे। साथ ही ग्रामीण किसानों को बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति श्रृंखला और विपणन तंत्र को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक, बेहतर बीज, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहलों को भी शामिल किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान भी अधिक आय अर्जित कर सकें और कृषि को एक टिकाऊ आजीविका के रूप में बनाए रख सकें। विशेष रूप से जलवायु संबंधी जोखिम जैसे अनियमित वर्षा, तापमान परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए किसानों की अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना इस रणनीति का अहम हिस्सा है। यह पहल भूटान के उस व्यापक लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार बनाना शामिल है। स्पष्ट है कि 2025 में भूटान कृषि क्षेत्र को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि सतत विकास और राष्ट्रीय स्थिरता के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, जहां एक ओर तकनीक और नीति बदलाव कृषि को नई दिशा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु चुनौतियां और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने सवाल भी खड़े कर रहे हैं। स्पष्ट है कि आने वाले समय में कृषि सिर्फ उत्पादन का विषय नहीं रहेगी, बल्कि टिकाऊ विकास, निर्यात रणनीति, जलवायु प्रबंधन और किसान सशक्तिकरण का केंद्र बनेगी। आपको इन खबरों में से कौन सी खबर सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कृषि और वैश्विक व्यापार से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते, धन्यवाद।